जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा था बर्थ ऑफ नेशनलिज्म, मॉडरेट फेज, राष्ट्रवाद का जन्म यानी कि उदारवादी चरण जो हम पढ़ रहे थे, उसी का ये हमारा तीसरा पार्ट रहने वाला है बच्चों। राइट। प्रीवियस जो लेक्चर था बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ा था कि कांग्रेस पार्टी की फॉर्मेशन कैसे कैसे हुई थी, है ना, कौन सी बैठक कब हुई थी, और सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, यानी कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की जो है नींव रख ली थी। राइट बच्चों। इस लेक्चर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि भाई जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे, है ना, जो सिविल राइट्स थे लोगों के, जो आम अधिकार थे, ठीक है, उसकी डिमांड कैसे की गई थी, है ना, और मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल वर्क, राजनीतिक काम उस टाइम पे कैसे होते थे, उसके क्या क्या तरीके अपनाए इन लोगों ने, उदारवादी लोगों ने, है ना। तो रोल ऑफ द मासेस यानी कि जो बड़ा तबका था भारत का, उनका क्या क्या रोल रहने वाला है, तक इन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं बच्चों, और तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए आइए आज का जो टॉपिक है अपना उसे शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि रिफॉर्म्स इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, ठीक है। जर्नल का मतलब हो गया नॉर्मल जो आम जो प्रशासन होता है उसकी। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। तो भाई जो उस टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस टाइम का जो प्रशासन था ब्रिटिशर्स का, उसके अंदर कैसे कैसे सुधार लाने की डिमांड की गई थी, उन सब के बारे में जानेंगे। देखिए जो शुरू के जो राष्ट्रवादी जो लोग थे ना, उनका जो मेन जो कंसर्न था, मेन जो चिंता थी वो ये थी कि भाई प्रशासन जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, प्रशासन की जो प्रणाली है, उसके अंदर जो करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो भी धांधलियां वगैरह चल रही है ना, उन सबको निकालो भाई। कोई भी धांधली नहीं होनी चाहिए प्रशासन के अंदर। राइट। इनका मेनली क्या था कि भाई दे ऑल्सो हाईलाइटेड द इनएफिशिएंसी एंड ऑपरेसिव एटीट्यूड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स टुवर्ड द जनरल पब्लिक। इनका मेन एक ये भी पॉइंट था कि भाई आप जो है प्रशासनिक जो प्रणाली है उसमें तो सुधार करो ही करो, लेकिन जो आम जो नागरिक है, आम जो पब्लिक है, उसके खिलाफ जो ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, उनका जो रवैया है ना, उसको भी सुधारो भाई। ये ढंग से बात ही नहीं करते हैं, है ना। जब भी कुछ भी काम के लिए जाते हैं तो कहते हैं लंच बाद आना, कल आना, ठीक है, वहां लाइन में खड़े हो जाओ, ये करो वो करो। तो बोले इनका एटीट्यूड ही ठीक नहीं है हम लोगों के खिलाफ। तो बोले इन सब के अंदर क्या होना चाहिए, इन सब के अंदर सुधार होना चाहिए। बेसिकली जो राष्ट्रवादी लोग थे उनकी जो ग्रीवियंसेस थी, मेन जो चिंताएं थी वो क्या क्या थी, जो नॉर्मल जो हम कह सकते हैं जो चिंताएं थी वो ये थी कि भाई कोई मतलब दो बंदे हैं, एक तो इंडियन है, एक यूरोपियन है, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है, कोई भी इंडियन है, कोई भी अंग्रेज है, ठीक है, दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों सेम ही पोस्ट पे हैं, लेकिन जो इंडियन है उसको सैलरी कम मिल रही है, ब्रिटिशर्स को सैलरी ज्यादा मिल रही है। तो बोले तो गलत है कि आप इंडियन लोगों को जो सेम क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको तो आप सैलरी कम दे रहे हो, और जो ब्रिटिशर है जिसकी जिसकी क्वालिफिकेशन सेम है उसको आप सैलरी ज्यादा दे रहे हो। तो बोले ये भी गलत है भाई, ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए भाई। अगर हम हमारे किसी भारतीय की क्वालिफिकेशन आपके क्लर्क के बराबर है, ब्रिटिशर्स के बराबर जो है उसकी क्वालिफिकेशन है, बराबर वो काम कर रहे हैं, तो उसको भी उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। राइट। दूसरा क्या था, जो यूरोपियन ऑफिशियल्स थे, जो अंग्रेज जो भारत के अंदर एम्प्लॉयड थे, यानी कि ऐसे अंग्रेज जिनकी ड्यूटियां भारत में लगी हुई थी, वो क्या करती थी, बहुत सारा पैसा जो उनको सैलरी के रूप में मिलता था उसे इंग्लैंड भेज देते थे। इसी को कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कई बार पढ़ चुके हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या था कि भारत से पैसा कहां जा रहा है, इंग्लैंड के अंदर जा रहा है। राइट। तो ये इसके ऊपर भी चिंता थी कि ये जो आपके ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, इतनी भारी भारी आप उनको सैलरियां देते हो कि भैया वो अपना खर्चा भी चला लेते हैं, उसके बाद बल्क ऑफ अमाउंट, बहुत सारा पैसा वो क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा वो इंग्लैंड ट्रांसफर करते हैं। तो बोले ये सब भी गलत है। हमारे भारत देश का पैसा कहां जा रहा है, हमारे भारत देश का पैसा बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई ये। राइट। तो ये बेसिकली जर्नल ग्रीवियंसेस थी राष्ट्रवादी लोगों की, आम जो समस्याएं थी ये थी। राइट। दूसरा क्या था, और नेशनलिस्ट जो लोग थे, राष्ट्रवादी जो लोग थे, उनकी एक और डिमांड ये थी कि भाई इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर ग्रेड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि जो आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विसेज है, आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विसेज है, यानी कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट है ना, वहां पर भी भारतीय होनी चाहिए। ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या होता था कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी वहां पर सिर्फ कौन होते थे, वहां पर सिर्फ ब्रिटिशर्स होते थे, है ना, और इंडियंस को तो सिर्फ क्लर्क तक ही सीमित रखा जाता था। तो बोले इससे तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिव रहेगी नहीं भारत के लोगों के लिए,
है ना, कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर अगर सारे के सारे अंग्रेज होंगे तो वो सब अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे। तो यहां पर ये डिमांड की गई कि जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर हम कहें कि जो ऊंची ऊंची जो पोस्टें है ना, वहां पर भारतीय लोग भी होने चाहिए, ताकि एक बैलेंस बन सके, ताकि वो हमारी समस्याओं को सुन सके, क्योंकि ब्रिटिशर लोग तो हमारी समस्याएं सुनेंगे नहीं, राइट। दूसरा क्या था, नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने ये भी डिमांड की कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए। जैसे आज के टाइम में बच्चों देखो, आज के टाइम में हमारा जो संविधान है उसके 3 स्तंभ हैं, वैसे संविधान में जो लिखे हुए हैं वैसे तो 4 हैं, राइट। कौन कौन से हैं? एक तो है बच्चों विधान पालिका। विधान पालिका क्या करती है? विधान पालिका कानून बनाती है, विधान पालिका को बोलते हैं लेजिस्लेटिव। दूसरी है बच्चों एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका, राइट, कार्यपालिका। तीसरी आती है बच्चों जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। और चौथा जो स्तंभ है वो है बच्चों मीडिया। ठीक है, मीडिया के बारे में संविधान में लिखा नहीं गया, लेकिन इसको हम अनऑफिशियल कह सकते हो पिलर मानते हैं हमारे संविधान का। तो विधान पालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है, और अगर कोई कानून को नहीं मानता है तो फिर वो मैटर कहां जाता है? फिर उसको न्यायपालिका देखती है। तो उस टाइम पर क्या था, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सेपरेट नहीं थे, ये अलग अलग नहीं थे, एक ही तरह से काम कर रहे थे। तो उनकी डिमांड ये थी कि भैया न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करो। क्या? क्योंकि भैया अगर कार्यपालिका हमारा काम नहीं करवा रही है, कार्यपालिका हमारे दुख नहीं सुन रही है, तो हम कहां पर जाएंगे? हम न्यायपालिका पे जाएंगे, राइट बच्चों। दूसरा क्या था भाई, जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो राष्ट्रवादी जो लोग थे, उनका कह सकते हो कि उन्होंने अपोज किया, उन्होंने विरोध किया जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज थी अंग्रेजों की। भाई अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज का मतलब क्या हो गया? फॉरेन तो आप वर्ड समझ गए, फॉरेन का मतलब क्या है? विदेशों की बात हो रही है। इन अंग्रेज लोगों ने क्या कर दिया था, भारत के ऊपर तो ठीक है राज कर लिया, ठीक है भाई, ये हमारा प्यारा भारत है, हमारे प्यारे भारत पे तो कब्जा किया हुआ था। अब यहां पर है बर्मा, यहां पर था बर्मा, जिसको हम आज के टाइम में म्यांमार बोलते हैं। यहां पर है अफगानिस्तान, यहां पर क्या है? अफगानिस्तान। इन्होंने जो है अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, ठीक है। बर्मा को क्या कर दिया? बर्मा पे अटैक करके बर्मा को भारत के अंदर मिला दिया। तो बोले आप ये सब क्यों कर रहे हो? भाई ये सब हमारे पड़ोसी जो हैं, हमारे दोस्त हैं, ठीक है, आप इनके ऊपर भी हमला कर रहे हो। तो जब पड़ोसियों के ऊपर हमला किया गया, आस पड़ोस के जो देश थे उनके ऊपर हमला किया गया, तो इस बात से भी हम कह सकते हैं जो राष्ट्रवादी लोग थे वो नाराज थे, और उन्होंने इसका जो है कड़ा विरोध किया अंग्रेजों का। दूसरा, इन्होंने जो जुडिशियल प्रोसेस था उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। आपने सनी देओल का डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये वही चीज की बात हो रही है यहां पर। कहते भाई आपने न्यायपालिका तो खोल दी, ठीक है, अब उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा है ना, न्याय मिलने में बहुत देरी होती है, इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतना सारा खर्चा लग जाता है लीगल प्रोसेस के अंदर। आज की डेट में भी तो यही है ना कि कोई भी बंदा कचहरी जाके राजी नहीं है, बोले भैया बाहर ही राजीनामा कर लो, हमें कचहरी के धक्के नहीं खाने। क्यों? पहले पिटीशन डलेगी, ठीक है, वकील फिर फीस लेगा, है ना, बहुत सारी चीजें, उसके बाद फिर नोटिस पे जाएगा केस, कोई आया नहीं आया, वकील हड़ताल पे बैठ गए, ठीक है, मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। तो मतलब हर अलग अलग प्रोसेस होते हैं जुडिशरी के अंदर भी, है ना। नोटिस पे केस चला गया, नहीं आया तो फिर बेलेबल वारंट कट के, वो नहीं आया तो फिर अरेस्ट वारंट कट के, तो ऐसी चीजें चलती रहती थी। तो बोले इन सब से क्या हुआ कि इन सब से जो है जो जुडिशियल प्रोसेस है वो बहुत, उसके अंदर जो है लोगों को न्याय मिलना जो है वो बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो जिससे जो है आम जो आदमी थे वो बहुत ज्यादा क्या थे? परेशान थे, राइट। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो एजुकेशन है, बोले एजुकेशन को प्रमोट करो। बोले इन्होंने मेनली ये कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, जो प्राथमिक शिक्षा है, उसके ऊपर जोर दो। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसके ऊपर जोर दो, हर एक आदमी को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वो आगे चलकर जब टेक्निकल या हायर एजुकेशन लेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, तो उसका बेस बना होना चाहिए, है ना, उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई तो आगे चलकर क्या पढ़ने वाला है। क्लियर है? दूसरा, किसानों के लिए इन्होंने क्या डिमांड की? किसानों के लिए इन्होंने डिमांड की कि भैया तुम बैंक खोलो, किसानों के लिए कृषि बैंक खोलो, ठीक है, एग्रीकल्चर बैंक खोलो, जिससे क्या हो सके, जिससे किसान बैंकों से लोन ले सके, उसे शाहूकारों के पास ना जाना पड़े। शाहूकारों के पास जाएगा तो क्या होगा, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, उनका ब्याज ही इतना है। तो बोले अगर आप बैंक खोलेंगे तो किसान लोग क्या करेंगे? तो किसान लोग जो है वो बैंकों में जा सकते हैं, बैंकों से लोन ले सकते हैं अगर उन्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी तो, राइट। ये इन्होंने किसानों के लिए क्या की थी? डिमांड की थी। उसके बाद इनका मेन ये भी था कि भाई राष्ट्रवादी लोगों ने एक और डिमांड की कि भाई हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या है भुखमरी की, फेमाइंस की, ठीक है। भुखमरी क्यों, कब फैलेगी? जब फसल अच्छी नहीं होगी।
फसल अच्छी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया जब पानी की कमी होगी, पानी की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि भारत के अंदर जो कैनाल सिस्टम था उस टाइम पे, जो नहरों की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही स्लो थी, नहरें थी ही नहीं भारत में। तो इनका मेन मकसद ये था कि आप, ब्रिटिश सरकार को इन्होंने ये अर्ज किया कि भाई आप जो है बड़े लेवल पर नहरें बनवाइए भारत के अंदर, जिससे किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके, और ये जो समस्याएं चल रही हैं ना, ये जो समस्याएं चल रही हैं भुखमरी की, ठीक है, तो ये जो है ना फैले। ठीक है, यहां पे मैंने खूब लिख दिया, यहां पे भुखमरी आएगा। तो भुखमरी की जो समस्या है वो भारत के अंदर ना फैले, इसलिए इरिगेशन सिस्टम को आप क्या करो और अच्छा करो। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था, इंडियन जो नेशनलिस्ट थे, भारत के जो ये राष्ट्रवादी जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये जो लोग थे, इन्होंने ये देखा कि भी हमारे भारत के लोग जो दूसरे देशों में मजदूरी करने गए हुए हैं, कौन कौन से देश, साउथ अफ्रीका, मलाया, मॉरिशियस, वेस्ट इंडीज, फीजी, ब्रिटिश गुयाना, ये जितने भी हैं, इन सब के ऊपर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का राज था बच्चों। ठीक है, तो बोले इन जितने देशों में हमारे भारत के लोग गए हुए ना मजदूरी वगैरह करने के लिए, इनके साथ वहां पे शोषण हो रहा है, इनके साथ वहां पर नस्लीय भेदभाव हो रहा है। तो बोले इन सबको बंद करो भाई। ठीक है, आप हमारे भारत के लोगों को अब्रोड में लेके जा रहे हो उनको झांसा देकर, और उन्हीं के साथ नस्लीय भेदभाव कर रहे हो, उन्हीं का आप शोषण कर रहे हो। बोले ये सब नहीं चलेगा भाई, इन सबको बंद करो। इवन जो गांधी जी थे बच्चों, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे ना, साउथ अफ्रीका में थे, तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो भारतीय लोग थे और जो काले लोग थे वहां पे, और ठीक है, उनके खिलाफ जो गोरे थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे। तो गांधी जी ने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, ताकि ये जो नस्लीय जो भेदभाव है ना, इसे खत्म किया जा सके, नस्लीय भेदभाव को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। ठीक है, क्या क्या एफर्ट्स किए थे गांधी जी ने, खैर वो तो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर काफी सारे स्टेप्स उठाए थे, ताकि जो नस्लीय जो भेदभाव चल रहा है वहां पर, उसे क्या कर सकें, उसे खत्म कर सकें। राइट बच्चों, उसके बाद डिमांड फॉर सिविल राइट्स। डिमांड का मतलब होता है बच्चों मांग, सिविल राइट्स बच्चों, सिविल राइट्स का मतलब हो गया आम जो नागरिक हैं उनके अधिकार, आम नागरिकों के अधिकार की डिमांड की। देखिए ये कंसेप्ट सबसे पहले निकल कर आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से बच्चों। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, 1789 में हुई थी। और जब ये फ्रांस की क्रांति खत्म हुई ना, और वहां पर जब फ्रेंच नेशनल असेंबली बनी, तो फ्रेंच नेशनल असेंबली ने, जो कह सकते हो, एक डॉक्यूमेंट जारी किया जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजंस। क्या नाम था? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजंस। राइट, इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस पूरी किताब के अंदर, इन्होंने लोगों के सिविल राइट्स के बारे में बात की, लोगों के जो आम जो अधिकार हैं उनके बारे में बात की, है ना। तो जब भी हम बात करें कि डिमांड फॉर सिविल राइट्स, तो समझ लीजिए कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है, कि आम जो नागरिक है देश के, उनके क्या क्या अधिकार होने चाहिए, ये सब यहां से लिया गया। तो इनका यही था, यहां पे यही डिमांड की गई कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, फ्रांस की क्रांति के अंदर जो लोगों को आम अधिकार दिए गए हैं, वैसे ही अधिकार हमारे भारत के अंदर होने चाहिए। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हम कुछ भी कह सकते हैं, उसके बारे में जो हमें आजादी होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, आप लोगों ने प्रेस के ऊपर इतनी जो पाबंदियां लगा रखी हैं, उसके बारे में आजादी होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ थॉट होनी चाहिए, हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में आजादी होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हमें संगठन बनाने की आजादी होनी चाहिए, ऐसा थोड़ा ना है कि हम संगठन भी नहीं बना सकते। समझ रहे हो बच्चों? तो ये सारी चीजें थी बेसिकली नेशनलिस्ट की। ठीक है, ये सारी चीजें जो है उदारवादी लोगों ने डिमांड करी, किनसे? ब्रिटिशर्स से जो है इसकी डिमांड करी थी। राइट बच्चों, उसके बाद आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, पत्रकारिता शब्द आपने सुना होगा, पत्रकारिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जर्नलिज्म। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के पहले पत्रकार, पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो पत्रकारिता के लिए गिरफ्तार किए गए थे। तो उनका नाम था बच्चों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी को बच्चों लोकमान्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकमान्य भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि पत्रकारिता के लिए पहली बार जेल कौन गए थे? तो बाल गंगाधर तिलक गए थे बच्चों। और ये कब की बात है? 1897 की बात है। इवन उन्हीं दिनों में पूना के लीडर्स थे जिनका नाम था नाटू ब्रदर्स, नाटू भाई। ठीक है, नाटू ब्रदर्स थे, दो भाई थे। ठीक है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। राइट, और इनको गिरफ्तार किया गया, इनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए। अब भाई तुमने अगर आरोप लगाया है, गिरफ्तार किया है, तो फिर इनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। ठीक है, फिर कोर्ट के अंदर ट्रायल चलेगा, पूरा का पूरा केस चलेगा। लेकिन नहीं,
इनको गिरफ्तार किया गया, जेल में पेश नहीं किया गया, ना ही जो है कह सकते हो कि भी कोर्ट के अंदर कोई केस चला, और बिना कोर्ट केस चलाए इनको डिपोर्ट कर दिया गया, देश निकाला कर दिया गया। इन सब चीजों से हम कह सकते हैं कि भारत के लोग बहुत ज्यादा नाराज थे, राइट। क्योंकि भैया यहां से सीधा दिख रहा था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या कर रही थी, लोगों के जो सिविल राइट्स थे, जो आम अधिकार थे, जो उनकी स्वतंत्रता थी लोगों की, उसको क्या कर रही थी, उसको खत्म कर रही थी। इसीलिए लोगों ने जो है क्या कहा कि भाई ब्रिटिश सरकार अब हमें जो है पूरी तरह से मारने पे तुली हुई है, ब्रिटिश सरकार के साथ हम, ब्रिटिश सरकार का जो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो है कड़ा विरोध करेंगे ब्रिटिश सरकार का। राइट बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल वर्क। भाई जो ये राजनीतिक कार्य करते थे उसके लिए उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं कि 1885 से 1905 तक जो उदारवादी जो लोग थे ना, उदारवादी जो लोग थे, ठीक है, वो बड़ी ग्रेजुअल तरीके से, बड़े नॉर्मल तरीके से अपनी डिमांड्स को रखते थे। समझ में आई इतनी बात भी? 1885 से 1905 तक जो उदारवादी जो लोग थे उनका पूरा का पूरा डोमिनेंस था कांग्रेस पार्टी के ऊपर। लेकिन जब हम 1905 से 1917 के बीच में जाएंगे आगे चलकर, तो वहां पर एक रेडिकल फेस देखने को मिलेगा। वहां पर अब आपको कौन से लोग देखने को मिलेंगे आगे चलकर, उग्रवादी युग के लोग जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। राइट, उग्रवादी लोग, उग्रवादी मतलब जो थोड़ा गर्म स्वभाव के थे। ठीक है बच्चों, अब ये बेसिकली क्या करते थे, their primary objective was to create a strong public opinion with the regard to the working of the British government in India। इनका मेन यही था कि भाई लोगों को जागरूक करना है कि भाई ब्रिटिशर्स का जो, ब्रिटिशर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ लोगों का एक ओपिनियन बनाना है कि हाँ भाई ये गलत कर रहे हैं। राइट, लोगों के अंदर एक राजनीतिक चेतना जगानी थी इनको। राइट, अराउजल ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, लोगों के अंदर एक राजनीतिक चेतना जगाओ। ठीक है, मीनवाइल उसी टाइम पर आप लोगों को तो मोटिवेट कर रहे हो, लेकिन आप ब्रिटिशर्स को नाराज नहीं करना चाहते। समझना कि आप प्यार, आपकी कोई डिमांड है तो आप ब्रिटिशर्स से प्यार से मांग रहे हो ताकि ब्रिटिशर नाराज ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, लोगों के अंदर क्या कर रहे हो, एक राजनीतिक चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हो। राइट, इससे हुआ क्या बच्चों, दे डिड नॉट रिजोर्ट टू क्रिएट अनरेस्ट बट बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन विद द एम्बिट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हालांकि क्या था कि ये कोई भी अनरेस्ट नहीं चाहते थे, भी किसी तरह का दंगा फसाद देश के अंदर नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि शांति से जो है कानून व्यवस्था बनी रहे और शांति से हमारे लोगों, हमारे जो डिमांड्स है उनको मान लिया जाए। राइट, ये क्या करते थे, पिटीशन देते थे, स्पीचेस देते थे, रेजोल्यूशन पास करते थे, लेटर्स लिखते थे, एप्लीकेशन लिखते थे अंग्रेजों को, जो भी इनकी डिमांड होती थी उन सब के लिए। तो यानी कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको कि गए चिट्ठी थी कि सर ये काम था, प्लीज ये काम करवा देना, प्लीज रिक्वेस्ट है। समझ रहे हो? तो इस टाइम से उदारवाद, इस तरीके से जो है उदारवाद युग के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो बेसिकली हम कह सकते हो कि भी अपनी जो डिमांड थी, लोगों की डिमांड थी, उसको ब्रिटिशर्स तक पहुंचाते थे। समझ में आई इतनी बात? दूसरा क्या था, दूसरा राष्ट्रवादी जो लोग थे उनका एम क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, टू मोरली प्रस्यूड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, कि उनको मेंटली उनको आप वो कर दो ब्रिटिशर को कि अब देखो सिंपल सी बात है, आप जैसे घर में बैठे हो, ठीक है, कोई आप मतलब कोई आपका भतीजा है, कोई भांजा है, वो छोटा सा है, वो आया आपके पास कि मामा चाचा मेरे को चीजी लेनी है, चीजी लेनी है। ठीक है, आपने कहा नहीं अभी नहीं मिलेगी, बाद में देखेंगे। वो थोड़ी देर में फिर आया कि नहीं चीजी लेनी है, चीजी लेनी है। आपने कहा नहीं शाम को दिलाऊंगा, वो शाम को फिर आके चीजी लेनी है, चीजी लेनी है, कि नहीं तो कल सुबह दिलाऊंगा। फिर आया कि चीजी लेनी है, चीजी लेनी। तो एंड में आके आप क्या करो, चीजी दिलाओगे ना। सेम वही चीज थी यहाँ पे कि आप बार बार एप्लीकेशन लिखो, आप ये करो, आप पिटिशन दो, ठीक, कभी तो मानेंगे, कभी तो वो मानेंगे। तो इस तरह से जो है इन्होंने क्या किया था, इस तरह से इन्होंने अपनी डिमांड्स को मनवाया था। क्लियर है? उसके बाद क्या था, द नेक्स्ट एजेंडा ऑफ द नेशनलिस्ट वाज टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन इन ब्रिटेन अबाउट द स्टेट अफेयर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। इनका नेक्स्ट मकसद यह था कि भाई हम क्या करेंगे, हम कुछ लोगों को इंग्लैंड में भेजेंगे, ब्रिटेन में भेजेंगे, जो वहां पे जाएंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे, और वहां के लोगों से मिलेंगे कि देखो यार आपके देश की जो सरकार है ना, ब्रिटिश सरकार, इन्होंने भारत में आकर हमारे देश के ऊपर ऐसे ऐसे राज किया है और ऐसे ऐसे करके हम लोगों को लूट रहे हैं। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करके इसका एक और सबसे बेस्ट आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप भाई स्कूल में, और स्कूल में जो है आपकी मतलब बहुत ही शरारती बच्चे हो, ठीक है, बहुत ही शरारती बच्चे हो। अब हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम होती है स्कूल के अंदर। ठीक है, आपकी मॉम या डैड गए आपके साथ स्कूल में, तो वहां पर क्लास के अंदर और भी बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है ना, वहां पे और भी बच्चे बैठे हुए थे, और आपकी मदर ने क्या किया, आपकी मदर ने शिकायत कर दी कि जी ये तो घर पे ऐसे करता है, जी ये तो घर पे ऐसे आपके टीचर को शिकायत कर रही है ना कि जी ये सारा दिन मोबाइल चलाता रहता है, सारा दिन गेम खेलता रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, फलाना टमकाना। अब आपके मन के अंदर इन्फिनिटी कम्प्लेक्स आएगा ना, क्योंकि भैया कल जब स्कूल जाओगे तो उन्हीं बच्चों के साथ बैठना है, तो आपको लगता है मैं तो हंसी का पात्र बन गया हूं।
है ना। तो इस तरीके से कर रहे थे कि भाई ब्रिटिश सरकार के बारे में हम वहां के लोगों को बताएंगे ताकि वो उनको ऊपर प्रेशर डाल सके कि भाई तुम लोग इंडिया में जाके कर क्या रहे हो, राइट। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, 1889 में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। और बेसिकली 1890 में इन्होंने एक पत्रिका, इस कमेटी ने एक पत्रिका जारी की जिसका नाम था इंडिया। क्या नाम था? इंडिया, राइट। An active proponent of the Indian public view in England was Dadabhai Naoroji, who dedicated a major part of his life in the popularizing India's case in England. क्या मतलब है? ये चीज मैंने आपको बताई कि भाई ब्रिटेन में जाके ऐसे ऐसे करेंगे, इन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है बच्चों दादा भाई नौरोजी जी का। ठीक है, ये वहां पर गए और इन्होंने फेमस किया इंडिया को कि बताकर इनको लोगों को कि भाई कैसे कैसे आपकी सरकार जो है हमारे देश के अंदर आकर कैसे कैसे क्या कर रही है, अत्याचार कर रही है, राइट। दादा भाई नौरोजी बच्चों पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन की संसद के सदस्य बने थे। यह भी ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक होता है बच्चों हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे, लिबरल पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और ये जीत गए थे वहां पे। तो क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रिटेन की संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जवाब क्या होगा? तो जवाब होगा बच्चों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया था और बुक का नाम मैं बार बार लिखता हूं ताकि आपको याद हो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने भारत के अंदर पहली बार क्या निकाली थी? पर कैपिटा इनकम निकाली थी बच्चों, प्रति व्यक्ति आय निकाली थी। क्लियर है बच्चों यहां तक? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है बच्चों रोल ऑफ द मासेस। रोल ऑफ द मासेस का मतलब क्या हो गया कि जो भारत का जो बहुत बड़ा तबका है, भारत के जो लोग हैं उनका क्या क्या रोल था, उनकी क्या क्या भूमिका थी, राइट। उसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। The weakness of the Indian National Congress lied in the fact that its basic objective and political aims did not penetrate down to the masses. देखिए, पहले मैं पूरा पढ़ देता हूं फिर बता देता हूं। Most of the people, political developments, especially the middle and lower class, remained obviously of the initiated by the Congress. क्या कहना चाहता है यहां पर, इस चीज को समझना। भाई लोगों की समस्याएं थी, घर में पानी नहीं आ रहा, ठीक है, टैक्स इतना लगा रहे हो, समाज के अंदर शिक्षा नहीं है, ठीक है, सिंचाई, किसानों की समस्या थी, पानी नहीं पहुंच रहे हम तक, ठीक है, नहरें नहीं है, ये सारी डिमांड थी लोगों की, राइट। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो उदारवादी युग के जो लोग थे उनकी मेन समस्या मतलब मेजर उनका कंसर्न क्या था कि भाई हम पॉलिटिकली जो है कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। जो उस टाइम की जो परिषद है, नगर परिषद है, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहां पे हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे बैठेंगे, है ना, ब्रिटेन की संसद तक हम कैसे अपनी आवाज उठाएंगे, इस तरह से था। यानी कि आप कह सकते हो दोनों का जो कह सकते हो जो तरीका था वो अलग अलग था। वहां पे दोनों की जो इंटेंशन है वो अलग अलग हो रही है। लोग मांग क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हो, इस तरह का हम यहां पे मैं बात बताना चाह रहा हूं। अब हुआ क्या, दिस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू फैक्ट दैट द पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स वाज कंसीडर्ड एन एलाइट फेयर एंड द कॉमन मासेस वर रादर कंसर्न्ड विद अर्निंग ऑफ द 2 स्क्वायर मील्स या टाइम्स मील सिंस ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन अब्जेक्ट पॉवर्टी। क्या कहता है कि भारत का बड़े लेवल पे जो तबका है, बड़े लेवल पे जो लोग हैं, वो 2 वक्त की दाल रोटी नहीं खा पा रहे हैं जो, ठीक है, आप उनके लिए उनके सामने क्यों पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हो? भी हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, हम ऐसे ऐसे लोगों को वहां तक बिठाएंगे। बोले वो लोग कहते हैं कि हमें ये सब कुछ नहीं समझ में आता भैया, हमें तो ऐसा करवा दो कि हमें 2 वक्त की दाल रोटी मिल सके, राइट। लेकिन यहां पे क्या चल रहा था, यहां पे पॉलिटिक्स की बातें चल रही थी, ठीक है। मेन अफेयर यही चल रहा था कि हम वहां पे जो बड़ी बड़ी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहां पर पहुंच कैसे सकते हैं। इवन गोपाल कृष्ण गोखले रिकॉग्नाइज द फैक्ट the bulk of the population was ignorant and still attached their thoughts and sentiment to the old modes prevalent in the society. गोपाल कृष्ण गोखले जी का ये कहना था उस टाइम पे कि भाई जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन का जो बहुत बड़ा तबका है ना, वो अभी भी जो इंडियन सोसाइटी के जो पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं ना, उन्हीं के ऊपर बैठी हुई है। वो मॉडर्न बनना ही नहीं चाहते हैं उस टाइम पे, right? Moreover, INC had a narrow social base whose influence concentrated in much smaller area in the initial phase of working. क्या कहता है कि भाई स्टार्टिंग के दिनों में कांग्रेस पार्टी का कोई पूरे भारत पे कह सकते हो पूरा वो डोमिनेंस नहीं था पूरे भारत के ऊपर, राइट। कुछ एक हम कह सकते हो, कुछ एक जो है ना तबका था जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन मेजोरिटी के अंदर जो लोग थे वो आम नागरिक थे जिन्हें 2 वक्त की दाल रोटी भी नहीं मिल रही थी। इवन उस टाइम के जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे? लॉयर्स थे, वकील थे पढ़े लिखे, जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे पढ़े लिखे, ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे जिनके पास खूब पैसा था, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे जिनके पास खूब पैसा था, लैंडलॉर्ड थे, बड़े बड़े शाहूकार थे जिनके पास खूब पैसा था,
है ना। तो यहां पे आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी के उस टाइम के जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे, वो लायर, जर्नलिस्ट, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंडलॉर्ड्स, ये लोग थे। आम लोग तो थे ही नहीं, आम लोग तो बहुत ही कम जुड़े हुए थे, right? The reason why the early nationalists remained loyal to the government because they believed that the connection with the British would eventually help the modernization of India. क्या कहता है कि भाई जो उदारवादी युग के जो लोग थे वो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। वो चाहते थे कि हमारे ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशंस खराब ना हो, इसलिए क्योंकि इनका मानना यह था कि भाई भारत के अंदर अगर मॉडर्नाइजेशन लाना है, आधुनिकरण लाना है, तो वो कौन लेके आ सकता है? तो ब्रिटिशर्स लेके आ सकते हैं। क्योंकि इनका मानना था कि इंडिया के अंदर रेलवे ब्रिटिशर लेके आए, पोस्ट ऑफिस ब्रिटिशर लेके आए, टेलीग्राफ ब्रिटिशर्स लेके आए, है ना। रोडों का सिस्टम कौन अच्छा कर रहा है? ब्रिटिशर्स ठीक कर रहे हैं। तो इनका मेन मकसद यही था कि भाई ब्रिटिशर के साथ बना के रखो, यही हमें क्या करेंगे, हमारे देश को क्या बनाने वाले हैं, मॉडर्न बनाने वाले हैं, राइट। Though it should not be assumed that loyalty always means support to the government, the nationalist leader showed their discontent, disaffection, anger and criticism whenever they felt that a particular policy of action of government was unjust and against the public interest. क्या कहता है कि भाई लॉयल्टी का मतलब ये नहीं है कि ये लोग अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, समझना। लॉयल्टी का मतलब ये नहीं था कि ये लोग सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश सरकार को। जहां भी जरूरत पड़ती थी कि भाई नहीं ये चीज गलत है, इससे लोगों का नुकसान होगा, वहां पर इन्होंने जो है कह सकते हो कि असहमति जताई है अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। गुस्सा भी दिखाया है, उनकी आलोचना भी की है, क्रिटिसिज्म भी किया है। जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर इन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ये ब्रिटिशर्स को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, राइट। द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द मॉडरेट एटीट्यूड ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट वाज दैट दे डिड नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द मासेस टू अडॉप्ट ए पॉलिटिकल पोजीशन। क्या कहता है भाई, प्राइमरी जो रीजन था भाई, ये जो मॉडरेट जो एटीट्यूड रख रहे थे, क्या ना, बीच वाला में एटीट्यूड कि भाई हम अंग्रेजों से कोई फालतू तू मैं नहीं करेंगे और अपने लोगों की बात भी मनवाएंगे, वो इसलिए था कि क्योंकि उस टाइम पर लोगों का बहुत ही बड़े लेवल पे सपोर्ट नहीं था शुरुआती दिनों में पार्टी को, राइट। लास्ट में हम ये कह सकते हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर कि द अर्ली नेशनलिस्ट असाइंड ए पैसिव रोल टू द मासेस इन द अर्ली फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट। यानी कि साथ हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत के दिनों में जो उदारवादी जो लोग थे, शुरू के उदारवादी लोग थे, वो एक बड़ा पैसिव रोल रख रहे थे लोगों के लिए, है ना। बहुत ही हम कह सकते हैं पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे थे कि भाई अपनी पॉलिटिकल जो पार्टी है वो भी चलती रहे, ठीक है ना, और साथ साथ लोगों की डिमांड्स भी मनती रहे, और जो ब्रिटिशर्स है वो भी नाराज ना हो, समझ रहे हो। यानी कि एक तीर तीन निशाने, है ना, तीनों तरीके से जो हम क्या कर सके, चीजों को हैंडल कर सके, राइट बच्चों। यही था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कांग्रेस पार्टी के कुछ एक और पॉइंट्स हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उन पॉइंट्स को आगे चलकर और डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है शेयर कीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।